दोस्तों हर हर महादेव। मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। यह एक मैराथन क्लास होने वाला है, ठीक है। इस चैनल पर पहली बार मैंने मैराथन क्लास स्टार्ट किया है। यह हिस्ट्री से रिलेटेड क्लास है। यदि आप लोग दरोगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत यूजफुल क्लास होगा। आप लोग इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। क्योंकि आने वाला हर एक कंटेंट आपके एग्जाम के व्यू से बनाए जाते हैं। तो बिना देर के हुए इस क्लास को आप लोग पूरा देखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अवध, ठीक है। देखिए, कर्मनाशा नदी से कनौज तक का क्षेत्र अवध कहलाता है। कर्मनाशा नदी से कनौज तक का क्षेत्र क्या कहलाता है मित्र? तो अवध कहलाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है मुगल बादशाह अकबर ने अपने अवध को सूबा बनाया। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूबा का मीन्स क्या होता है, यानी सूबा का अर्थ क्या होता है, तो सूबा मतलब होता है राज्य, ठीक है, राज्य होता है। इसके बाद देखिए, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार सआदत खां को बनाया। फिर से देख लेते हैं, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार किसको बनाया? तो ये सआदत खां को बनाया, ठीक है। उसके बाद लिखा है पहला, देखिए सआदत खां के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सआदत खां 1724 में इसने अवध का स्वतंत्र शासक घोषित किया। 1724 में जो है अवध का स्वतंत्र शासक घोषित किया सआदत खां, ठीक है। यह अवध का संस्थापक था सआदत खां। इसने अवध की राजधानी फैजाबाद यानी अयोध्या बनाया, ठीक है। इसने अवध की राजधानी फैजाबाद अयोध्या बनाया, ठीक। 1739 में नादिर शाह, देखिए फिर से देखिए, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय इसकी मृत्यु हो गई। दूसरा है सफदरजंग, ठीक है, सफदरजंग। इसका अधिकांश समय मुगल बादशाह के वजीर के रूप में दिल्ली में गुजरा। सफदरजंग यानी इसका अधिकांश समय मुगल बादशाह वजीर के रूप में दिल्ली में गुजरा। उसके बाद डबल स्टार लिखा है शुजाउद्दौला 1754-1775, ठीक है। देखिए, शुजाउद्दौला के पिता का नाम क्या है? तो सफदरजंग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुजाउद्दौला के पिता का क्या नाम है? तो सफदरजंग, ठीक। उसके बाद देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इसने अवध में शरण दिया, ठीक है। कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? तो 1761 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1761 में पानीपत का युद्ध, ठीक है, तृतीय। 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। उसके बाद लिखा है 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कितने ईस्वी में होता है? तो 1764 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1764 में बक्सर के युद्ध में यह भाग लिया। किसने? तो ये शुजाउद्दौला, ठीक है। और शुजाउद्दौला के पिता का नाम क्या था? तो सफदरजंग, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं 1765 में इसके साथ इलाहाबाद की संधि होता है, ठीक है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है। उसके बाद देखिए चौथा आसिफ उद्दौला, ठीक है। आसिफ उद्दौला इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ करता है, ठीक है। इसकी राजधानी फैजाबाद था, उसको हटाकर वो लखनऊ करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इसने लखनऊ में रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा, ठीक है, का निर्माण करता है। फिर से देख लेते हैं, लखनऊ में रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा का निर्माण करता है। और पांचवा है सआदत अली 1797 से 1814। इसने 1801 में सहायक संधि पर जो है हस्ताक्षर किया, ठीक है। 1801 में सहायक संधि पर जो है हस्ताक्षर किया, ठीक है। नेपाल और वर्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले ही क्लास में हम लोग अवध के बारे में पढ़ लिए थे और उसमें थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था, उसको आज हम पूरा करेंगे। और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। और यह आपके एग्जाम में आएगा। यदि आप लोग दरोगा के एग्जाम देंगे इस बार तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आएगा, ठीक है। तो इस क्लास को पूरा अवश्य देखिए। बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है वाजिद अली खां, ठीक है। वाजिद अली खां अवध के अंतिम नवाब थे। क्वेश्चन आएगा अवध के अंतिम नवाब का नाम बताइए, तो वाजिद अली खां, ठीक। उसके बाद लिखा है 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, क्लियर। और वाजिद अली खां को पेशनर बनाकर कोलकाता भेज दिया।
यहां देखिए डबल स्टार लगा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। वाजिद अली खां की पत्नी का नाम है बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। यहाँ क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक बनेगा मित्र। बेगम हजरत महल को ही महक परी कहा जाता है, और बेगम हजरत महल की बेटे का जो नाम है ये वर्जिस कादिर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3 क्वेश्चन अवश्य निकलेगा। देखिए, वाजिद अली खां की पत्नी का नाम बताइए, तो बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और बेगम हजरत महल के बेटे के नाम जो है वर्जिस कादिर, ठीक है। इस लाइन को एक बार और देखेंगे। वाजिद अली खां की पत्नी बेगम हजरत महल ने अपने बेटे वर्जिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करते हुए 1857 के विद्रोह में भाग लिया, ठीक है। ब्रिटिश विदेश नीति नेपाल, ठीक है, नेपाल के बारे में देखिए। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ। इस समय अंग्रेजों के गवर्नर का नाम बताइए, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब नेपाल का युद्ध हुआ तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग थे, ठीक है। उसके बाद लिखा है इस युद्ध में नेपाल की हार हुई, नेपाल की हार होती है, और अंग्रेजों ने नेपाल के साथ एक संधि करता है 1816 में। उस संधि का नाम है सुगोली की संधि। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा मित्र। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुगोली की संधि कब होता है, तो 1816 ईस्वी में होता है, ठीक है, याद रखिए 1816 में सुगोली की संधि होता है, ठीक है। उसके बाद है सुगोली बिहार के पूर्वी चंपारण। सुगोली कहाँ है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण में, जहाँ मोतिहारी में स्थित है, ठीक है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में स्थित है। उसके बाद देखिए, सुगोली की संधि द्वारा भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया गया। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित किया गया वो सुगोली की संधि होने के बाद ही जो है ये सीमा रेखा निर्धारित किया गया, तय किया गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, नेपाल की सीमा काली नदी से मेची नदी के बीच निर्धारित हुआ। फिर से देखिए इंपॉर्टेंट है, नेपाल की सीमा काली नदी और मेची नदी के बीच जो है निर्धारित हुआ। उसके बाद लिखा है वर्मा, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है। कुल 3 आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। वर्मा युद्ध कितना हुआ, तो 3 हुआ। वर्मा पर अंग्रेजों ने पूरा अधिकार कर लिया। भारत से वर्मा 1937 में अलग हुआ। भारत से वर्मा 1937 में अलग हुआ। उसके बाद देखिए, ये जो सारणी है इसको अब हम लोग देखेंगे। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दरोगा वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल 3 आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। पहला देख लेते हैं 1824 1826। उस समय ब्रिटिश गवर्नर का नाम पूछा जाएगा, तो एमस्टम, ठीक है, एमस्टम, और अधिकार था या 1826 यानडवो की संधि होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यानडवो की संधि कब होता है, तो 1826 ईस्वी में होता है, ठीक है मित्र। 1826 में यानडवो की संधि, अराकान क्षेत्र पर अधिकार। दूसरा युद्ध जो है 1852 से 53, डलहौजी, ठीक है, डलहौजी, ठीक, दक्षिण म्यांमार पीगू क्षेत्र पर अधिकार, दक्षिण म्यांमार पीगू क्षेत्र पर अधिकार। उसके बाद तीसरा युद्ध जो हुआ 1885 से 86, डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, पूरा वर्मा पर अधिकार। देखिए को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए दी दी, ए से हुआ एमस्टम, पहला युद्ध में गवर्नर था एमस्टम, दूसरा में था डलहौजी, और डी से हो गया डफरिन। ए दी दी, ए से एमस्टम, डी से डलहौजी, डी से डफरिन, ठीक है। तो ये तीनों ब्रिटिश जो है, ठीक है, गवर्नर एमस्टम, डलहौजी, डफरिन। ए से एमस्टम, डी से डलहौजी, और डी से है डफरिन, ठीक है। तो पूरा वर्मा का जो है इस प्रकार से हम लोग याद कर लिए, ठीक है। नेपाल और वर्मा के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। आज का जो क्लास होगा अफगानिस्तान, तिब्बत और भूटान के बारे में हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जो भी दरोगा के एग्जाम के लिए आए हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लिखा है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रमुख को अमीर कहा जाता था, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रमुख को अमीर कहा जाता था। शाह शुजा को हटाकर दोस्त मोहम्मद जब अफगान का अमीर बना तो शाह शुजा सहायता हेतु पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मिले और उन्हें कोहिनूर हीरा जो है भेंट करता है। उसके बाद लिखा है दोस्त मोहम्मद को हटाने के लिए 1838 में शाह शुजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच चित्रकूट, त्रिगुट जो है बनता है। उसके बाद लिखा है आंग्ल अफगान युद्ध, यानी 3 आंग्ल अफगान युद्ध होता है, 3 अफगान आंग्ल युद्ध होता है। फिर से देख लीजिए, पहला है 1839 से 42,
इसमें जो ब्रिटिश वायसराय था वो लॉर्ड ऑकलैंड था, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड था। प्रमुख तत्व में पढ़े तो ये लिखा है रंजीत सिंह की मृत्यु जो है 1839 में होता है और उसमें जो है अंग्रेज हार जाता है। उसके बाद लिखा है दूसरा युद्ध 1878 से 80, ठीक है, इसमें ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन था, ठीक है, लीटन और रिपन। इसमें प्रमुख तत्व था 1879 में गंडमक की संधि होती है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है मित्र कि गंडमक की संधि कितने ईस्वी में होता है, तो 1879 ईस्वी में होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है 1880 में रिपन ने अब्दुल रहमान को अमीर बनाया, ठीक है। 1893 में अब्दुल रहमान के समय डुरंड रेखा जो है खींचा गया, ठीक है। ये जो डुरंड रेखा खींचा गया 1893 में, ठीक है, 93 ईस्वी में अब्दुल रहमान के समय में ही डुरंड रेखा खींचा गया। उसके बाद लिखा है तीसरा युद्ध देख लेते हैं 1919 से 1921, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका ब्रिटिश जो वायसराय था ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद देख लेते हैं 1921 में रावलपिंडी की संधि होते हैं, ठीक है, 1921 में रावलपिंडी की संधि होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि रावलपिंडी का संधि कितने ईस्वी में होता है, तो 1921 ईस्वी में होता है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। और अफगान विदेश नीति जो है स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। 1921 में जब रावलपिंडी का संधि होता है तो अफगान जो है ये इसकी विदेश नीति जो है स्वतंत्र हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। इसके बाद देखिए मित्र लिखा है तिब्बत, बहुत इंपॉर्टेंट है तिब्बत, देख लेते हैं तिब्बत के बारे में। देखिए लिखा है आंग्ल तिब्बत अभियान लॉर्ड कर्जन के समय 1803 से 4 में हुआ, ठीक है। आंग्ल तिब्बत अभियान लॉर्ड कर्जन के समय 1803 से 4 में होता है। इस समय अभियान को यंग हस्बैंड ने किया, 1904 में लहासा की संधि होता है। संधि जितने भी है इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा जिसमें टोटल संधि बाय संधि होगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 1904 में लहासा की संधि होता है। 1912 में तिब्बत और भारत के बीच मैकमोहन रेखा खींचा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मित्र कि 1912 में भारत और तिब्बत के बीच जो है मैकमोहन रेखा खींचा जाता है, ठीक है, मैकमोहन रेखा खींचा जाता है 1912 में तिब्बत और भारत के बीच। उसके बाद भूटान है, देखिए भूटान है, आंग्ल भूटान युद्ध जॉन लॉरेंस के समय 1864 से 65 में होता है। इस युद्ध को द्वार का युद्ध कहते हैं। इसे ये जो भूटान का युद्ध होता है जिसके समय जॉन लॉरेंस के समय 1864 से 65 में हुआ, इसी युद्ध को जो है द्वार का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद है 1865 में अंग्रेजों का भूटान के साथ एक संचुला का संधि होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1865 में अंग्रेजों का भूटान के साथ संचुला का संधि होता है। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ब्रिटिश भू राज्य व्यवस्था, यहाँ पर लिखा है व्यवस्था। उसके बाद है संस्थापक, भूमि का मालिक कितने % पर लागू होता है, देखिए जमींदारी व्यवसाय 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, भूमि जमींदार बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी और ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, इस पर था 19%, ठीक है, ये था 19%। उसके बाद है रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 थॉमस मुंडो, किसान, मद्रास, मुंबई, कर्नाटक और असम, इस पर था 51%, ठीक है, 51%। और ये है महलवाड़ी 1824 हॉल्ट मैकेंजी, ये गांव था, गांव पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इस पर था परसेंट 30% था, ठीक है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यह लेसन इतना इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 का विद्रोह की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और बिना देर किए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस लेसन से अवश्य क्वेश्चन रहता ही है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए 1857 का विद्रोह क्वेश्चन बनेगा, 18 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर का नाम बताइए, गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 1857 का जब विद्रोह होता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल का नाम पूछा जाएगा मित्र, तो लॉर्ड कैनिंग था। यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब 1857 का विद्रोह होता है उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बहुत डीप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
और जितने भी ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें अधिकतर डीप में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से देखिए, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो पाल्मस्टन था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पाल्मस्टन। ओके, उसके बाद देखिए लिखा है, और हाँ, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो रोटी और कमल। 1857 का विद्रोह जो हुआ उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो रोटी और कमल। उसके बाद देखिए मित्र, प्रमुख शायर, फिर से देखिए, प्रमुख शायर मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स, ठीक है, इस समय जीवित थे। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिर्जा गालिब शायर था और कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी का था, और इनका जन्म जो है 1818 में होता है, मृत्यु जो है 1883 में होता है, ठीक है। यदि पूछा जाएगा क्वेश्चन मित्र कि 1857 के विद्रोह का समय जो है, क्या ये मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स जीवित थे? जी हाँ, जीवित थे, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है, मिर्जा गालिब का जन्म जो है 1796 में आगरा में होता है, ठीक है। मिर्जा गालिब का जन्म 1796 आगरा में होता है और मृत्यु जो है दिल्ली में होता है 1769 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी। उसके बाद देखिए मित्र, मिर्जा गालिब का जन्म जो है 1796 आगरा में होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है दिल्ली में 1869 ईस्वी में होता है। क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। मिर्जा गालिब का जन्म जो है आगरा में होता है 1796 ईस्वी में, ठीक है, 1796 में आगरा में होता है और मृत्यु जो है दिल्ली में होता है 1869 ईस्वी में होता है। उसके बाद देखिए मित्र, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी के था, और 1883 में जो है मृत्यु हो जाता है। उसके बाद देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक भारत के, देखिए, गवर्नर जनरल है, ठीक है। इसने 1848 में व्यापक का सिद्धांत, जैसे चूक नीति, हड़प नीति लागू किया, जिसके द्वारा जिस राजा को अपना पुत्र नहीं था उसके मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाना जो है निर्धारित कर लेता है। आइए इधर देखिए मित्र, ठीक है, इस नीति का पहला शिकार 1848 में सतारा हुआ, जहां के राजा अप्पा साहब थे, ठीक, अप्पा साहब थे। उसके बाद है 1849 में जैतपुर, संभलपुर, 1852 में उदयपुर और 1853 में झांसी, ठीक है। झांसी कहाँ है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो झांसी है उत्तर प्रदेश में, यूपी, ठीक है। फिर देख लेते हैं, 1854 में नागपुर का विलय होता है मित्र, 1854 में नागपुर का जब विलय होता है। उसके बाद लिखा है, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लेता है। तत्कालीन कारण जो था, लॉर्ड कैनिंग ने पुराने ब्राउन वेस राइफल के स्थान पर जो है एनफील्ड राइफल का जो है प्रयोग करता है। उसके बाद जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता है। चर्बी वाले कारतूस में कहा जाता है कि गाय का मांस और सुअर का मांस जो है ये अफवाह फैलता है। चर्बी वाले कारतूस में यह अफवाह उठा कि इसमें गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग होता है। यह इस विद्रोह का जो है तत्कालीन कारण बन जाता है। उसके बाद देखिए मित्र, विद्रोह की शुरुआत होता है 1857 के विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल बैरकपुर, ठीक है, छावनी, ठीक है, बैरकपुर छावनी लिखा हुआ है, बैरकपुर छावनी से होता है। और यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मित्र कि बैरकपुर छावनी कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैरकपुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद इस छावनी के 34वीं रेजिमेंट सिपाही मंगल पांडे 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट ह्यूसन और सार्जेंट बाकी हत्या किया, ठीक है, हत्या कर किया, ठीक है। उसके बाद यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगल पांडे का फांसी कब होता है, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है मंगल पांडे को फांसी दिया जाता है। 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई, ठीक है। हम लोग 1857 के क्रांति को पढ़ रहे थे, आज उसमें पढ़ेंगे विद्रोह का विस्तार, जिसमें सबसे पहले क्लास होगा दिल्ली, ठीक है। आइए बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में भी 1857 का विद्रोह होता है, कानपुर में भी, अवध में भी, सारा क्लास हम धीरे धीरे लेके आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दिल्ली के बारे में। देखिए लिखा है, 11 मई 1857 से आए सिपाहियों ने बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में दिल्ली में विद्रोह की घोषणा करता है, ठीक है। उसके बाद सेनापति जो था, जब दिल्ली 1857 में का जो विद्रोह होता है उस समय जो सेनापति था ये बख्त खां था, ठीक है, सेनापति बख्त खां। उसके बाद है दिल्ली में विद्रोह के समय रमजान को ही ईद कहा जाता है, ईद का समय था। यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा कि जब 1857 का विद्रोह होता है तो उस समय दिल्ली में क्या था, होली था, दीपावली था, छठ था या रमजान था, ठीक है।
तो ये रमजान आंसर होगा, ठीक है। रमजान को ही ईद कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है दिल्ली पर अधिकार करते समय सेना अधिकारी साइमन फ्रेजर मारा गया। जब दिल्ली पर अधिकार किया गया उस समय जो है साइमन फ्रेजर जो है मारा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद लिखा है पुनः दिल्ली पर अधिकार करने के लिए निकोलसन और हडसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजे गए। निकोलसन और हडसन, यहाँ पर निकोलसन मारा जाता है। फिर देखिए हाँ लिखा भी है निकोलसन मारा गया। उसके बाद देखिए इधर देखिए मित्र लिखा हुआ है 20 सितंबर 1857 को, ठीक है, 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरा दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हडसन द्वारा पकड़े गए। ठीक है, ये जो लिखा है बहादुर शाह द्वितीय जो है हडसन के द्वारा जो है पकड़े जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और देश से जो है इसको निर्वासित कर दिया जाता है, देश से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए मैं, और हाँ लिखा है देश विद्रोह का मुकदमा चलाकर जो है इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है, रंगून जो है निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और लिखा है 1857 का विद्रोह सबसे कम समय तक दिल्ली में चला। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सेटर अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनाएगा। 1857 का विद्रोह सबसे कम समय तक कहाँ चला? अवध में, दिल्ली में, कानपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, लिखा हुआ है, क्लियर लिखा है, दिल्ली में सबसे कम समय तक कहाँ चला? तो दिल्ली में। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह में अवध के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग दिल्ली के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला लेसन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आएगा। हर कंपटीशन एग्जाम में जो है आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है अवध। ठीक, अवध के संस्थापक यदि पूछा जाए तो सआदत खां। ठीक है, अवध के संस्थापक है सआदत खां को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा है 1801 में सआदत अली ने सहायक संधि स्वीकार किया। 1801 में जो है सआदत खां सहायक संधि जो है स्वीकार करता है। ठीक, उसके बाद है स्टार 1856 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 में लॉर्ड डलहौजी जो है कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को पेशनर बनाकर, ठीक है, पेशनर बनाकर जो है कलकत्ता भेजता है। उसके बाद लिखा है बेगम हजरत महल। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मित्र, यहां से अवश्य आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेगम हजरत महल, बहुत देखिए इनका मूल नाम अगर पूछा जाएगा तो मोहम्मदी खातून। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन जो बेगम हजरत महल का जो है बचपन का नाम बताइए या मूल नाम बताइए, तो मोहम्मदी खातून। ठीक है, मोहम्मदी खातून। इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा जो बेगम हजरत महल को जो है और किन नाम से जाना जाता है, तो महक परी। क्लियर, महक परी। के बाद लिखा है वाजिद अली शाह के दूसरे पत्नी थे। ये जो है महक परी बेगम हजरत महल, ये वाजिद अली शाह के दूसरी पत्नी थे। ठीक है, इनका पुत्र वीरजिस कादिर था। बेगम हजरत महल के बेटे का नाम जो है ये वीरजिस कादिर था। ठीक, यहाँ से आपके परीक्षा में जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आइए इधर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1857। ठीक है मित्र, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला। देखिए कितना इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन बनेगा कि 1857 के क्रांति में सबसे प्रथम बार जो महिला भाग ली थी उसका नाम बताइए। 1857 के विद्रोह में सबसे पहली बार जो महिला भाग ली थी उस महिला का नाम बताइए। तो बेगम हजरत महल यही है। ठीक है, यही है जिसे महक परी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम महिला थी। लिखा है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी बेगम हजरत महल। ठीक, उसके बाद है 30 जून 1857 को चिन्हट। 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में जिसका नेतृत्व जो है मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मोहम्मदी अहमदुल्ला ने किया, उसमें अंग्रेजों की हार हुई। ठीक है, कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना था। ठीक है, कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पुनः अवध पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल जो है नेपाल भाग गए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आता है कि बेगम हजरत महल जो है कहाँ भाग गई, तो नेपाल भाग गई। ठीक है,
बेगम हजरत महल जो है नेपाल भागे, जहां 1879 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि बेगम हजरत महल जो है नेपाल भाग जाती है और इसकी मृत्यु जो है 1879 ईस्वी में जो है नेपाल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो आज पसीना से नहाएगा, ठीक है, जो आज पसीना से नहाएगा कल वही सफलता के बारिश से नहाएगा। जो आज पसीना से नहाएगा कल वही सफलता के बारिश से नहाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज हम लोग क्लास करेंगे विद्रोह का विस्तार, 1857 का विद्रोह का विस्तार। आज हम पढ़ेंगे कानपुर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। 1818 के मंसूर के संधि द्वारा मराठा परिसंघ भंग कर दिया गया और पूना पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में निर्वासित पेशनर बनाया गया। ठीक है, देखिए उसके बाद है बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया गया पुत्र। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अगर परीक्षा में जो दत्तक पुत्र का मतलब होता है तो आंसर होगा गोद लिया गया पुत्र। उसके बाद देखिए लिखा है बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन, तो नाना शाह। नाना साहब को ही धोंदू पंथ कहा गया। ठीक है, नाना साहब धोंदू पंथ थे। ठीक है, उसके बाद है नाना साहब ने अपने पेंशन, ठीक है, चालू करवाने के लिए, ठीक है, नाना साहब जो है अपने पेंशन को जो है चालू करवाने के लिए अपने दीवान अजीम मुल्ला खां को जो है लंदन भेजता है। एक बार और देख लेते हैं इस बात को। लिखा है नाना साहब ने अपने पेंशन चालू करवाने के लिए जो है ये अपने दीवान होता है पैसा संभालने वाला, पैसा रखने वाले को ही दीवान कहा जाता है। ठीक है, अजीम मुल्ला खां को जो है लंदन भेजता है। क्लियर। उसके बाद देखिए लिखा है नाना साहब स्वयं को पेशवा और ताप्य टोपेदार रामचंद्र पांडुरंग को सेनापति बनाया। क्लियर। 27 जून 1857 को सती चौड़ा घाट, 27 जून 1857 को सती चौड़ा घाट के निकट कई अंग्रेज महिलाएं और बच्चों को जो है नाना साहब के सेना ने मार दिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 जून 1857 को जो है सती चौड़ा घाट, ठीक है, उसके निकट जो है अंग्रेज महिलाएं और बच्चों को जो है नाना साहब के जो है, जिसे नाना साहब को धोंदू पंथ कहा जाता है, उनके सेना ने मार दिए। स्टार लगा है ब्रिटिश सेना अधिकारी कैंपबेल और हॉवलैक। ठीक है, देखिए लिखा है ब्रिटिश सेना अधिकारी कैंपबेल और हैवलॉक ने पुनः कानपुर पर अधिकार किया। नाना साहब नेपाल भाग्य। ठीक है, यहाँ लिखा है कैंपबेल और हैवलॉक। ठीक है, कैंपबेल और हैवलॉक। ठीक है, कैंपबेल और हैवलॉक जो है कानपुर पर अधिकार करता है। कानपुर पर जब अधिकार करता है तो ये जो है नेपाल भाग जाता है। ठीक है, नेपाल भागने वाला कोई और नहीं, ये नाना साहब जिसे धोंदू पंथ कहा जाता है, ये नेपाल भाग जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कानपुर के बारे में क्लास किए, बहुत ही छोटा सा क्लास था। ठीक है, उम्मीद कभी मत हारिए मित्र। ठीक है, उम्मीद से ही सब कुछ बनता है। ठीक है, और यदि आप सपने देखते हैं, सपने यदि बड़े देखते हैं ना, तो हमेशा उसे पूरा करने की भी क्षमता रखिए अपने अंदर और हौसला रखिए। कभी भी किसी भी सपने को अधूरा मत छोड़िए, सपना अवश्य पूरा होता है, बस उसको अपने लिए दिन रात जो है मेहनत करना सीखिए। ठीक है, तो अवश्य आपका सपना पूरा होगा। ठीक है, आप जिस भी सपने के लिए खड़े हैं और वह सपना आपका अवश्य पूरा होगा। बस आपको धैर्य अपने अंदर लाना है और ईमानदारी से मेहनत करना है, क्योंकि आज जो पसीना से नहाएगा, ठीक है, नहीं तो आज जो पसीना से नहाएगा एक दिन सफलता से वही भीगेगा। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाला हमारा कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। यदि आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।